जो ये फोर बेस्टा जो एस्टेरॉयड होता है, ये एकमात्र ऐसा एस्टेरॉयड है, ऐसे जनरल अपनी आंखों से देख सकते हैं फोर बेस्टा को। 76201 करके एक एस्टेरॉयड जो नासा ने देखा था उस 2015 में, उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, ठीक है, तो उनके नाम पर इसका नाम 316201 का अब नाम क्या हो गया, मलाला यूसुफजई एस्टेरॉयड करके नाम रख दिया है। तो ये पुच्छल तारे और धूमकेतु होते क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, कल अपन सौरमंडल के बारे में जानकारी, पूरे ग्रहों की जानकारी कल अपने सौरमंडल की ली। आज उसी के आगे चलते हैं, सौरमंडल के आगे। देखो, सौरमंडल से आगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है लघु सौरमंडलीय पिंड, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड में क्या है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर बौने ग्रह को लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत ही लिख दिया है। वैसे ही तो मुख्य रूप से ये जो है एस्टेरॉइड्स और ये कॉमेट और मीटर्स, ये तीन ही लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बौने ग्रह को भी अपन इसके अंतर्गत रख सकते हैं। देखो, ग्रह के लिए जो पिछला वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बहुत पूरा डिटेल में बताया था कि ग्रह के लिए कुछ शर्तें IAU, उसका फुल फॉर्म उसमें बताया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। उसके तहत ग्रह की कुछ परिभाषाएं दी गई थी कि ग्रह कैसा हो, ग्रह कौन कहलाएगा। ग्रह वही कहलाएगा जो अपनी कक्षा पूर्ण रूप से जो नियम के अनुसार तय करेगा। अब देखो, उसमें क्या है कि जो बौने ग्रह की बात करें, बौने ग्रह में जो एक ग्रह था उसको बौने ग्रह में रखा गया, उसका नाम प्लूटो यानी कि यम। क्या नाम था उसका, हिंदी में यम, और इसको प्लूटो बोलते हैं। ये पहले ग्रह की श्रेणी में था। प्लूटो पहले क्या था, ग्रह की श्रेणी में था। इसके बाद इसको जब ये दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलेप कर रहा था तो इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था, किसको, प्लूटो को। अच्छा, यहां से यदि क्वेश्चन पूछ रहे कि प्लूटो का केवल ये है कि इसको याद रखना कि प्लूटो अब क्या है, यानी कि यम क्या है, बौना ग्रह है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो एक नाम केवल याद रखना इसका, क्लॉड टॉम्बो। क्लॉड टॉम्बो, क्लॉड टॉम्बो, क्लॉड टॉम्बो ने किसकी, बौने ग्रह, ये बौने ग्रह यानी कि यम की, प्लूटो की खोज की थी। अच्छा, दो तीन नाम और हैं बौने ग्रहों के, वो नाम और देख लीजिए। एक नाम है सेरस, एक बौना ग्रह और है, उसका क्या नाम है, एक बौने ग्रह का सेरस। ये भी एक बौना ग्रह है। बौना ग्रह मतलब ये होता है कि अभी ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, ना ये छोटे छोटे टुकड़ों के पूरे तरीके से इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ये बीच की श्रेणी में है। थोड़ा सा ये कच्ची चाल भी इनकी ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर इनको क्या कहा गया, बौने ग्रह है, ठीक है। तो ये एक हो गया, पहला हो गया यम, दूसरा कौन सा है, सेरस, ठीक है। सेरस के बाद अब जो सेरस है, तो सेरस की बात करें, सेरस की खोज के लिए यहां से और डीपली क्वेश्चन पूछे तो पियाजी, प्याज से याद रखना कि पियाजी जी ने क्या किया, सेरस की खोज की। इसके बाद एक और है बौना ग्रह चेरॉन। कौन सा है, चेरॉन। और एक और है 2003 यूबी, ये नाम रखे गए हैं ऐसे, 2003 यूबी, ठीक है। और इसको आगे और शायद 313, ये नाम रखा गया, 2003 यूबी 313। कोई नहीं, बौने ग्रह तीन याद रख लो। पहला तो सबको पता है प्लूटो, दूसरा कौन सा है अपना, सेरस, तीसरा कौन सा है, चेरॉन, और चौथा है 2003 यूबी 313। इसको इरिस भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है इरिस, क्या, इरिस भी बोलते हैं। तो बौने ग्रह 4-5 है, कौन कौन से, पहला प्लूटो हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, प्लूटो के बाद सेरस, सेरस के बाद चेरॉन, चेरॉन के बाद 2003 यूबी 313, जिसका क्या नाम है, इरिस है। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद क्या है कि अब आते हैं सब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसको एस्टेरॉइड्स या क्षुद्रग्रह बोलते हैं। अच्छा, एस्टेरॉइड्स का आपने बहुत सुना होगा, टीवीओ में अधिकतर एस्टेरॉइड के बारे में, और ये मीटर्स यानी कि उल्का पिंड, ये शब्द आप बहुत फेमस है, उल्का पिंड, और इसका ये इंग्लिश का शब्द, ये एस्टेरॉइड्स, ये बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, ये भी फेमस है, लेकिन इसका मैं जब दूसरा नाम बताऊंगा तब समझ में आएगा कि इसका ये क्यों फेमस है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी कहानी है इसकी, एस्टेरॉइड्स की। देखो, एस्टेरॉइड्स के उसमें बहुत सारी मूवी भी बनी है। एक एस्टेरॉइड आ रहा है, वो पृथ्वी से टकराएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक चीज आप यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान रखो कि जो ये एस्टेरॉइड्स है, ये होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि ये अपना सूर्य है, ठीक है, और ये पूरे यहाँ पर ऐसे इसकी कच्ची चाल पूरे ग्रह है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि मैंने दो ग्रह बताए थे, मंगल और बृहस्पति। जैसे ये बुध हो गया, देखिए शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में यहां पर पाई जाती है एक पट्टी है, काहे की, क्षुद्र ग्रह की, मतलब कि एस्टेरॉइड्स की। मतलब क्या है कि जो ग्रह होते हैं ना उसके जो टुकड़े हैं, ग्रह मतलब ये समझ लो कि बृहस्पति ग्रह इतने बड़े हैं कि पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह हैं, ठीक है। इनके जो टुकड़े हैं इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं कि 2-3 राज्य, एक टुकड़ा यदि गिर जाए तो 3-4 राज्यों की पूरी जमीन पे ये पूरा समा जाएंगे, इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं एस्टेरॉइड के। और क्या पता है पूरा भारत ले जाए, एक टुकड़ा भी यदि ये एस्टेरॉइड एक भी यदि यहाँ पर गिर जाए, पृथ्वी पे आ जाए, आगे चले इसकी कहानी के तहत पूरा समझ में आ जाएगा। तो मतलब अभी आपको पहला फैक्ट एस्टेरॉइड का आपको क्या याद रखना है कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ है? मंगल एवं बृहस्पति के, पहला फैक्ट है एस्टेरॉइड का, मंगल व बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। देखो ये क्या है, जो भी उस एरिया में रहेगा, मैंने बताया था कि सूर्य के एरिया में जो भी रहेगा उसकी शर्त क्या है कि उसकी आपको उसकी परिक्रमा आपको करनी पड़ेगी। जो ईमानदारी से परिक्रमा करता है उसको ग्रह बोल देते हैं। उपग्रह भी क्या बोलते हैं? उपग्रह का भी वही काम है कि वो क्या करते हैं कि ग्रह की परिक्रमा करते हैं और साथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो जब वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं तो उनको उपग्रह नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कंकड़ पत्थर कुछ भी यहाँ रहेगा उसका कुछ पूरा रूल्स फॉलो करो या ना करो, लेकिन थोड़ा बहुत इसके रूल्स यही है, ग्रेविटी के कारण वो होता है कि आपको सूर्य की परिक्रमा तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये भी क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की क्या कर रहे हैं, ये भी परिक्रमा कर रहे हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी जब ये, अब देखो इन कोई नियम वाले तो है नहीं है, जब तक मूड हुआ तब तक ये परिक्रमा सही साट कर रहे हैं। इसकी मान लो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है या एस्टेरॉइड की पट्टी है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इन पे कोई रूल्स नहीं है, ये बिना रूल्स के घूम रहे हैं। जब ये इनकी गति किसी की बहुत ज्यादा तीव्र गति से हुई और ये सूर्य के क्षेत्र से बाहर निकल गए, जैसे बाहर निकल गए तो दूर अंतरिक्ष में चले गए, कोई मतलब नहीं, जाने दो, ठीक है। अब आपको पता है कि सूर्य के बाद ये यहाँ पर क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर ठीक है, पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है। कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे घूमते घूमते और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगते हैं। अब ये इनका कोई रूल्स क्या है, वैसे तो ऐसे घूमते हैं, कभी कभी परिक्रमा करते थे, इन पे आपस में टक्कर हुई या कुछ भी ऐसा हुआ तो ये पृथ्वी के क्षेत्र की ओर आने के लिए आते हैं। जैसे ये पृथ्वी के यहाँ आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये सीधा क्या होता है, पृथ्वी पर गिरते हैं। और गिरने के बाद क्या होता है कि जिस क्षेत्र में जितना बड़ा यह एस्टेरॉइड गिरा तो एक बहुत बड़ा, अब जब ये बताओ, मैं पहले बता रहा हूं कि इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही पृथ्वी पे गिरा तो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ऐसा हो चुका है, ठीक है। ऐसा कब हो चुका है कि एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड एक गिरा था, कहां पर, महाराष्ट्र में। कहां गिरा था, महाराष्ट्र में गिरा था, ठीक है। जब महाराष्ट्र में गिरा तो वहां पर एक झील का निर्माण हो गया जिसका आपने हमेशा पढ़ते होंगे, उस झील का नाम क्या था, लोनार झील। ये जो लोनार झील बनी है ना, तो ये इसके एस्टेरॉइड के गिरने के कारण ही बनी थी, क्योंकि ये वहां से टकरा, वहां से अपनी कच्ची गति को मतलब वहां से डिस्टर्ब होकर के और पृथ्वी के वायुमंडल पे आया और कहाँ गिर गया, ये महाराष्ट्र के लोनार में गिरा। तो वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, उसके बाद बरसात हुई तो वहां क्या, एक झील का निर्माण हो गया। तो जो लोनार झील है वो एस्टेरॉइड द्वारा निर्मित है। यदि यहां से क्वेश्चन आए तो आपको ये क्लियर रखना है, ठीक है। अच्छा, एक एस्टेरॉइड की बात और है कि जो घूमता रहता है, कुछ इसमें मैंने बताया कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ बड़े टुकड़े भी हैं। उसमें से एक का नाम फेमस है, फोरवेस्टा। कौन सा नाम फेमस है, फोरवेस्टा। जो ये फोरवेस्टा करके जो एस्टेरॉइड होता है, ये एकमात्र ऐसा एस्टेरॉइड है, थोड़ा सा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है कि इसको अपन ऐसे जनरल अपनी आंखों से देख सकते हैं फोरवेस्टा को, ठीक है। तो फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा एस्टेरॉइड है या क्षुद्र ग्रह ऐसा है कि जिसको अपनी आंखों से अपन इसको देख सकते हैं। बस छोटे छोटे हैं और बहुत दूर हैं तो दिखते नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज और, इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, एस्टेरॉइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक इसमें, वो फैक्ट क्या है कि अभी हाल फिलहाल में नासा को, आपको पता है कि नासा एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है कि जो कुछ ना कुछ अंतरिक्ष पे खोज कर ही रही है, रेगुलर कर रही है। उसने
एक एस्टेरॉयड देखा, उसका उन्होंने नाम रखा, ऐसे नाम रखा 3162 और 01 करके 316201, ये एस्टेरॉयड का नाम रखा। मान लो एक चट्टान है, ठीक है, मान लो एक ये क्या है, चट्टान है, उस चट्टान का नाम उन्होंने क्या रख दिया है 316201। एक ऐसी चट्टान है कि जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये किसने देखा, एक एस्टेरॉयड को देखा जाकर के नासा ने, नासा के विज्ञान मतलब जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा उसके द्वारा इसको देखा। 31 बार से एक बहुत बड़ी चट्टान देखा, जैसे ही देखा तो इसका एक नामकरण किया, क्योंकि पहले तो नाम इसका ये क्या रखा 31, ऐसे कुछ भी सीक्वेंस पे उन्होंने संख्या दे दी, ठीक है। तो जो ये एस्टेरॉयड ये जो देखा था नासा ने वो 2015 में देखा था, और इसका नाम जो रखा, जो पाकिस्तान की एक महिला है मलाला यूसुफजई, सब लोग नाम जानते होंगे, क्या नाम है, मलाला यूसुफजई, उनके नाम पर इस 3162 या 316201 का नाम मलाला यूसुफजई के नाम पर मलाला नाम रख दिया है, ठीक है। तो कार्यकर्ता जो मलाला यूसुफजई है उनके नाम पर इसका नाम 316201 का नाम क्या हो गया, मलाला एस्टेरॉयड करके नाम मलाला यूसुफजई एस्टेरॉयड नाम रख दिया है। बात क्लियर हो गई। एस्टेरॉयड में सबसे इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए, समझ में आया होगा एस्टेरॉयड होते क्या हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉयड क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसमें से फोरवेस्टा एक याद रखना, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आगे क्या है इसमें, फोरवेस्टा के बाद एक बार ये एस्टेरॉयड कहाँ गिरा था, महाराष्ट्र के लोनार झील पे गिरा था, और लोनार में गिरा था जहां पर एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो गया, जिसका नाम क्या है, लोनार झील हो गया। और अगला इसका एस्टेरॉयड का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 316201 करके एक एस्टेरॉयड जो नासा ने देखा था उस 2015 में, उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, ठीक है, तो उनके नाम पर इसका नाम 316201 का अब नाम क्या हो गया, मलाला यूसुफजई एस्टेरॉयड करके नाम रख दिया है। यहां तक हो गए एस्टेरॉयड। अब एस्टेरॉयड समझ में आ गए होंगे आपको। अब चलिए देखो इसके बाद क्या है, ये इसके हिंदी में नाम इसका क्या है, पुच्छल तारे। यदि हिंदी में डायरेक्ट आ गया तो बहुत कम समझ में आएगा आपको, लेकिन फिर भी इसको देखिए। और धूमकेतु, कॉमेट याद रखिए, ठीक है, COMET। देखो ये पुच्छल तारे और धूमकेतु होते क्या हैं, एक बात याद रखिए कि जितने भी ये लघु सौर मंडलीय पिंड हैं, सब ये छोटे छोटे पत्थर या बड़ी बड़ी चट्टानें यही हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ी चट्टानें, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी, ऐसी कुछ चट्टानें ही हैं। सब क्या हैं, सब यही जो सूर्य है इसके इर्द गिर्द ही पाई जाती हैं, ठीक है, इसी के राउंड सब कर रही हैं। ये बात पहले आप दिमाग में रख लो, इस बेस से आप समझना स्टार्ट करो, सब समझ में जाएगा। तो एस्टेरॉयड, बड़े सूर्य, ठीक है, बड़ी चट्टानें हो गई। अब इसमें क्या है कि ये जो पुच्छल तारे या धूम के जो कॉमेट होता है, ये भी क्या है कि ये भी एक तरह की धूल रहित कंकड़, छोटे छोटे, ठीक है, महीन कंकड़, ये भी क्या है, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें चक्कर लगा रही है, वो तो एस्टेरॉयड हो गई। अब ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है जो, वो भी, और धूल रहित, ये सब पूरी तरीके से ये भी क्या है कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा इमेजिन करो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब ये ऐसे सूर्य के क्या है, ऐसे ऐसे यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं। ये इनका क्या होता है कि ये वही बात, जैसे क्या है कि मैंने बताया एस्टेरॉयड पहले तो मंगल बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं, जैसे ये अपने ऑर्बिट से, जो इनकी कक्षा रहती है अपने ऑर्बिट से, ये जैसे ही उससे संतुलन इनका बिगड़ा, बाहर गए, या तो बुध ग्रह, वो पृथ्वी के उस साइड चले गए तो अंतरिक्ष में चले गए, कोई लेना देना नहीं, दूसरे ग्रहों में जाके गिरेंगे। यदि पृथ्वी साइड के, पृथ्वी के वायुमंडल को प्रवेश किए तो सीधा पृथ्वी में गिरते हैं। बिल्कुल एज इट इज इसमें कंडीशन है। पुच्छल तारों में क्या है कि ये इस तरीके से, ये धूल भरे कण हैं, ठीक है, छोटे छोटे ये सब चीजें हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये भी राउंड कर रहे हैं। अब ये भी एक कक्षा है, इनकी एक ऑर्बिट है। जैसे ये अनियमित हुए तो ये अनियमित जैसे ही होते हैं तो इनका क्या होता है कि अनियमित होकर सूर्य की ओर भगते हैं। ये जब अनियमित होकर के, इनकी कंडीशन क्या है, जब ये अनियमित होते हैं, अनियमित बाहर चले गए अंतरिक्ष में, कोई मतलब नहीं, ये अनियमित हुए यहाँ छोटे छोटे पत्थर, तो ये सूर्य की ओर से जैसे ही निकलेंगे। जैसे ही सूर्य की ओर निकले, ठीक है, सूर्य के पास से जैसे निकले तो सूर्य में क्या है, ये प्रकाश, तो इनके जो कंकड़ पत्थर जो इसमें हैं उनमें क्या है, इनका प्रकाश टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है कि ये पूरी तरीके से चमकीले हो जाते हैं। मतलब देखो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा इसमें क्या है, एक लाइटिंग सी, मतलब पूरे जैसे ऐसे निकले तो ऐसे चमक इसमें आ जाती है,
तो ये पूरा यहां से लेकर के इतनी दूर तक इसमें चमक आती है, जितने मतलब ऐसे जो राउंड रहते हैं जैसे ऐसे निकले तो ये इसमें क्या हो जाती है, ऐसे पूरे चमकीले हो जाते हैं। और इनकी जो पीछे साइड रहता है उसको ये पूंछ बोलते हैं, या इसी के नाम से, इसी जगह के इससे जब ये ऐसे चमकीले हो जाते हैं तो इन्हीं को क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, पुच्छल तारे हैं। ठीक है, या इनको क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं या धूमकेतु बोलते हैं। कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, सिंपल सा है कि ये भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के नजदीक से निकलते हैं, उसमें क्या है, एस्टेरॉयड में क्या है, जब पृथ्वी के पास आते हैं तो उसकी वो कहानी है। इनकी धूमकेतु पुच्छल तारों की क्या कहानी कि जब ये सूर्य के नजदीक से निकलते हैं ना, जैसे अनियमित हुई कक्षा से, तो सूर्य के प्रकाश की किरणें इसमें पड़ती हैं, इनके जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो वो क्या है, शाइनिंग होने में मतलब चमकने लगते हैं पूरी तरीके से। तो जो उसके पीछे का हिस्सा उसको पूंछ बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी से इनका नाम क्या पड़ गया कि ये कौन से तारे हैं, ये पुच्छल तारे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरणें हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, पुच्छल तारे के नाम इनके दे दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। अब इसमें क्या है, एक इसका इंपॉर्टेंट है, देखो धूमकेतु या पुच्छल तारे का एक फेमस है इसमें, तभी तो पढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, हेले। बस ये नाम याद आपको याद रखना है। ये जो हेले है ना, ये पुच्छल तारा है या कॉमेट है। ठीक है, ये इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष का, मतलब 76 वर्ष। ये सूर्य के नजदीक से गुजरता है, एक बार गुजरता है तो 76 ईयर उसको लग जाते हैं। जैसे ही गुजरेगा तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी और शाइनिंग करेगा तो ये कहते हैं पुच्छल तारा देखा। तो ये हेले नामक एक धूमकेतु है या कॉमेट है। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना है। फोर बेस्टा आपने वहां नाम रखा, वो फोर बेस्टा क्या है, एस्टेरॉइड से थोड़ा थोड़ा माइनरी अंतर है। ठीक है, और ये हेले क्या है, एक धूमकेतु है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो, ठीक है, अब इसके बाद आ गए ये दो शब्द हैं, एक का नाम है उल्कास्म और या उल्कापिंड या मीटर्स। इनका नाम है, क्या नाम है, उल्कास्म या उल्कापिंड या मीटर्स। देखो इनका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो एस्टेरॉइड्स थे, ठीक है, एस्टेरॉइड क्या है कि जो ये है उल्कास्म या उल्कापिंड, ये एस्टेरॉइड क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, ये सूर्य है, इसके ऐसे चक्कर लगा रही है ये चट्टानें, सूर्य के पूरे चारों ओर चक्कर लगाने पे लगी है बड़ी बड़ी चट्टानें। अब इनके बाद भी कुछ चट्टानों के टुकड़े छूट जाते हैं। जब इनके बाद भी कुछ चट्टानों के टुकड़े या जैसे टक्कर हुई इनकी, बहुत सारे कण साथ में है, तो कुछ चट्टानों के टुकड़े इनसे मतलब किनसे, एस्टेरॉइड से भी टूट करके, और जैसे टूट करके ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। सिंपल सा है, कोई टप नहीं है। बृहस्पति और मंगल के बीच एस्टेरॉइड है, सब एस्टेरॉइड से ही निकले ही ये शब्द। एस्टेरॉइड बड़ी चट्टानें पृथ्वी को उसमें प्रवेश की बड़ा नुकसान करेंगे। धूमकेतु क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो सूर्य के एरिया में जब गए, जब सूर्य के पास गए तो वो चमकने लगे तो उनको पुच्छल तारे बोल दिया या धूमकेतु बोल दिया। अब ये उल्कास्म या उल्कापिंड क्या होते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड के जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े, उनके टक्कर से या किसी भी तरीके से उनके टुकड़े होने के बाद जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी गैसें, कण जो है छोटे छोटे, ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो जब उनसे ये जब बहुत तीव्र गति से नीचे आते हैं तो उनमें एक रासायनिक क्रिया हुई, और उसके बाद ये क्या होते हैं, ये शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं और सीधा जल करके ये राख हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वायुमंडल में घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं, तो चमकते हैं तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, सबसे फेमस नाम है टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा, ठीक है, शूटिंग स्टार। देखो कुछ नहीं, सब वही है, एस्टेरॉइड से है। एस्टेरॉइड बड़ी चट्टान है, उनसे छोटा सा टुकड़ा निकला और वो सीधा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, छोटा टुकड़ा। ठीक है, जैसे ही प्रवेश किया तो वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या होता है कि जैसे ही घर्षण हुआ तो उसमें क्या आग सी लग जाती है, एक हिसाब से समझ लो, तो शाइनिंग करता है। जब शाइनिंग करता है, आपने कभी कभी देखा होगा रात के समय कि ऐसे बहुत तीव्र गति के साथ ऐसे आता है और शाइनिंग करता है और बस खत्म हो जाता है। तो जब शाइनिंग किया, ठीक है, जैसे शाइनिंग किया तो उसको बोलते हैं तारा, टूटता हुआ तारा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उल्कास्म बोलते हैं या टूटता हुआ तारा बोल देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है,
मतलब ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, और पृथ्वी तक पहुंचने के पहले ही ये क्या है, जल करके राख हो जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, तो टूटता हुआ तारा। अब ये तो उल्कास्म हो गया, ये पर्टिकुलर किसका, उल्कास्म का आंसर हो गया। अब बात आ गई उल्कापिंड। अब छोटा सा बड़ा टुकड़ा है, आया पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हुआ, वही मतलब घर्षण की क्रिया हुई, शाइनिंग हुआ, इसमें आग लग गई, एक हिसाब से समझ लो, जला ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये पूरी तरीके से राख नहीं हो पाया, जल नहीं पाया, और ये इसके कण छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो पाए कि वायुमंडल में जाकर के विखंडित हो जाए पूरी तरीके से, बच गया थोड़ा सा। जैसी जमीन पे गिरा तो कहते हैं उल्कापिंड गिरा। क्या बोल देते हैं, उल्कापिंड गिरा। तो मतलब ये है कुल मिला के कहने का कि जो एस्टेरॉयड है, केवल कुछ इसमें समझने वाली बात है, केवल एस्टेरॉयड को समझना है, ये सब क्लियर हो जाएंगे। एस्टेरॉयड में क्या है, चलिए एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एस्टेरॉयड बड़े चट्टानी टुकड़े हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, मंगल और बृहस्पति के ग्रह में रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये अपने ऑर्बिट में अनियमित रूप से हो जाते हैं, तो ये जैसे अनियमित हुए तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल पृथ्वी के प्रवेश किए, और जैसे पृथ्वी पर गिरे तो ये कैसे लोनार जैसी झीलें, बड़ी बड़ी झीलें बना देते हैं, बहुत बड़ी जनधन की हानि भी कर सकते हैं एस्टेरॉयड यदि पृथ्वी पे गिरते हैं। मैंने बताया ना, इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड होते हैं कि पूरे भारत देश पे भी ये एक इतनी बड़ी भी चट्टान होती है कि पूरे भारत देश पे पूरा ढक लेगी, इतनी बड़ी चट्टानें भी होती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोल दिया। धूमकेतु, ये पुच्छल तारे, ये पूरा अलग है। अलग क्या है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे ही ये अपनी ऑर्बिट से अनियमित हुई और सूर्य के एरिया में पहुंचे तो ये क्या है, ये शाइनिंग करने लगते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, इनके पीछे के जो क्षेत्र रहता है उसको पूछ बोल देते हैं, यानी कि पुच्छल तारे या धूमकेतु या क्या बोल देते हैं, कॉमेट बोल देते हैं। अगला क्या है, ये लास्ट में उल्कास्म या उल्कापिंड। ये भी सिंपल सा है कि जो ये अपने एस्टेरॉयड हैं, जब ये वहीं पर चक्कर कर रहे हैं, लगा रहे हैं और आपस में इनके टुकड़े होने के बाद कुछ क्या तीव्र गति से अनियमित हुई कक्षा से सीधा पृथ्वी के एरिया में जब भी प्रवेश करते हैं, तो यदि छोटा सा टुकड़ा है तो पृथ्वी जो वायुमंडल उसमें घर्षण की क्रिया होने के कारण ये क्या है कि जलने लगते हैं और राख हो जाते हैं। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा बोलते हैं। यदि कोई बड़ी चट्टान आई है, घर्षण क्रिया के कारण वो जल के राख नहीं हो पाया और जमीन पे गिर गई, तो उसको क्या बोल देते हैं कि उल्कापिंड, यानी कि मीटर्स, ये क्या है, जमीन पे गिरा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये है पूरे बौने ग्रहों की श्रेणी की जानकारी की कौन कौन थे। अब देखो पूरे ग्रह पूरे मैंने पिछली वाली क्लास में अच्छी तरीके से एकदम एक एक आराम से पूरे पढ़ाए हैं। आपको जितनी भी स्पीड में यदि सुनना है तो कुछ नहीं है, आपके अपने खुद मोबाइल में प्लेबैक स्पीड में जाकर के स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हैं। अब चलिए ये यहाँ से ग्रह का जितना भी था वो खत्म हुआ। अब बात करेंगे उपग्रहों की। और मैंने कल आपसे कहा था कि आज की अपनी जो क्लास है उपग्रह यानी कि कृत्रिम उपग्रह पे डिपेंड रहेगी। और ये भी बताया था कि जो कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट जिसको बोलते हैं अपन, वो एक साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट है जिसको अपन यही ज्योग्राफी में क्लियर करेंगे। तो देखो कृत्रिम उपग्रह से संबंधित कुछ चीजें अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कृत्रिम उपग्रह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है कृत्रिम उपग्रह, या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या लिखते हैं, कृत्रिम उपग्रह, या इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, आर्टिफिशियल ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये क्या है। अब थोड़ा सा आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसको जानने के लिए लगभग सब लोगों को जिज्ञासा रहती है कि PSLV क्या है, GSLV क्या है, RSLV क्या है, ठीक है। ये जितने भी SLV है ना, ये सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप कि हमेशा अपना जो इसरो है वो PSLV के द्वारा बहुत सारे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों को मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे ये कृत्रिम उपग्रह का क्या है। देखो कृत्रिम उपग्रह की कहानी क्या है कि आपने एक चीज सुनी होगी, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन से अपन चालू करते हैं। मिसाइल मैन कौन थे, अपने APJ अब्दुल कलाम थे। कृत्रिम उपग्रह से रिलेटेड नहीं है, वो मिसाइल एक अलग क्षेत्र है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि मिसाइल मैन कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे। एक वैज्ञानिकों की यहाँ बात करते हैं। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में जरूर बताइए कि मिसाइल वुमेन, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, वो आप बताइए, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा मिसाइल वुमेन कौन सी है। देखो अब यहां पर कृत्रिम उपग्रह का क्या है कि इसके लिए सबसे पहले क्या है कि अंतरिक्ष विज्ञान भी इसको अंतरिक्ष के संबंधित विज्ञान है। सबसे पहले एक शख्स आए जिनका नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम था,
विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जी ये क्या थे, ये यदि इनको कह दें कि ये साइंस के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक पागल इंसान थे। अपने यहाँ पर क्या था कि इंदिरा गांधी की सरकार के पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते थे, कोशिश करने की कि हाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ करें, लेकिन उस समय क्या था कि भारत की इतनी स्थिति खराब थी कि वो पहली बात तो भारत में भूखमरी ही समाप्त कर दे। क्योंकि आपको पता होगा जब आप संविधान पढ़ोगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन व्रत रहने के लिए पूरे देश से आमंत्रित किया था कि एक दिन सब लोग व्रत रहें ताकि जो खाद्य की समस्या है, खाने पीने की जो समस्या है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। लेकिन उसी समय क्या था कि विक्रम साराभाई जी चाहते थे कि हम कुछ अंतरिक्ष के क्षेत्र में करें। बजट था नहीं, देश के पास बजट नहीं था तो कोई ध्यान देता नहीं था कि अंतरिक्ष में कुछ करना भी है कि नहीं करना है। फिर भी बात वही कि जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अब सब कुछ आपको क्या है कि बस 1-1.5 GB मोबाइल का जो डाटा मिल रहा है उसी के आधार पर आप पूरी क्लासें पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब उसमें भी क्या है कि अब इनके पास लेकिन क्या था कि पागलपंती थी कि नहीं, कुछ ना कुछ करके मुझे करना ही करना है और अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ काम करना है। बजट भी नहीं था, फिर भी कोशिश करते रहे। तो सबसे पहले इनका क्या हुआ कि विक्रम साराभाई ने सीधा सीधा, मैं अब फैक्ट पे चलते हैं कि 15 अगस्त, एक डेट याद रखो, 15 अगस्त 1969 ये डेट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी की वजह से आप आज मोबाइल चला पा रहे हो मेरे हिसाब से, इसी की वजह से आपको बढ़िया नेटवर्क मिल रहा है, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। नासा ने जो किया है, जो नासा का अपन उपयोग कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन इसने जो किया वो बहुत अच्छी बात है। देखो 15 अगस्त 1969 को एक संस्थान बना जिसका नाम है इसरो। कौन संस्थान है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म लगभग सब लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये बना 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहां हुआ? बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका क्या हुआ? इसरो का हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इसके संस्थापक, अब मैंने बताया ना कि केवल एक इंसान ने शुरुआत की, विक्रम साराभाई। उसके पहले और बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने पहले बताया कि अपन कहानियों पे उतना नहीं चल रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं अपन ज्यादातर वहां कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो संस्थापक थे सबसे पहले, तो वो विक्रम कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे। अच्छा, इसरो काम क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने बहुत सारे सुने होंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सुना, इसरो का नाम सुना, ठीक है, और DRDO का नाम सुना। इन सबके अलग अलग कार्य हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कार्य हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए इनको समझते हैं। देखो, इसरो का कार्य क्या है कि इसरो के 3-4 कार्य है। पहला कार्य इसरो का है उपग्रहों का निर्माण करता है। ये उपग्रहों का क्या करता है? निर्माण करना इसका कार्य है इसरो का, ठीक है। इसको आप आसान में ना ले कि उपग्रहों का निर्माण केवल, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है। जब DRDO पढ़ोगे, इसरो पढ़ोगे, VSS पढ़ोगे तो इसमें सब कंफ्यूजन हो जाएगा। उपग्रहों का निर्माण करता है, ठीक है। जो अपन यहां से भेजते हैं उपग्रह, तो उनका जो डाटा कलेक्ट करता है, वो प्रक्षेपण सूचनाओं का कलेक्शन भी क्या करता है? इसरो करता है। तीसरा कार्य इसरो क्या करता है कि जो आंकड़े संग्रह करते हैं उनको विश्लेषण, मतलब उनकी रिसर्च करता है और उनका विश्लेषण भी करता है, ठीक है। तो वो इसरो का कार्य है, मतलब इसरो का मेन कार्य इसरो का ही है, ठीक है। उपग्रह भी बनाना, ये सब करना। लेकिन देखो, एक चीज आप और याद रखो कि जब उपग्रह बनाए जाते हैं तो उपग्रह के जो पार्ट्स होते हैं ना, तो अपने भारत देश में अलग अलग जगह पर बनते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से अलग अलग जगह बनते हैं, कुछ अहमदाबाद में भी बनते हैं, वहां से लेकर के सबको बेंगलुरु या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पे ला करके फिर वहां से लॉन्च किया जाता है। वो आगे पूरी कहानी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, बस आप देखते जाइए। अब देखो, इसके बाद क्या है कि इसरो इतने कार्य हो गए। अच्छा, इसरो के अंतर्गत क्या है कि इसरो के अंतर्गत 6 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? इसरो के अंतर्गत 6 इकाइयां हैं। 6 इकाइयां इसरो के अंतर्गत है। केवल इनके नाम सुन लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आगे बताऊंगा। पहली इकाई है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में है। कौन सी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई भी एक बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक थे, ठीक है। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। दूसरा क्या है? दूसरी इसकी इकाई है सतीश धवन। ये सब इसरो की ही इकाइयां हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगली इकाई है इसकी इसरो उपग्रह केंद्र। कौन सा? इसरो उपग्रह केंद्र। ये कहां पर है? ये है बेंगलुरु में। इसरो उपग्रह केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु में है।
अगली इकाई इसकी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। अगली इकाई इसकी मुख्य नियंत्रण केंद्र, एमसीएफ जिसको बोलते हैं, मुख्य नियंत्रण केंद्र कहां पर है? भोपाल में है। मुख्य नियंत्रण केंद्र कहां पर है? भोपाल में है। और इसकी छठवीं इकाई है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। ये क्या होता है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र? कि ये जो उसमें इंजन में जो उसका सैटेलाइट रहता है, जो भेजा जाता है, उसके इंजन में कौन कौन से ईंधन है, द्रव ईंधन, ठोस ईंधन, क्या क्या है, मैं आगे चल करके जब सैटेलाइट का पूरा बताऊंगा एक एक बताऊंगा कौन सा इंजन में कौन सा ईंधन डलता है, ठोस ईंधन कहाँ डलता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, रैम जेट क्या है, स्क्रैम जेट क्या है, सबकी चर्चा अपन करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, तो अभी याद रखिए छठवीं कौन सी इकाई है? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। ठीक है, ये कहाँ है? ये 3 जगह इसकी इकाई है, इसके मुख्यालय हैं, या 3 जगह क्षेत्र इसके, बेंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है और महेंद्रगिरी है। 3 जगह ये है। ये इसलिए नहीं लिखा, सुना दिया है आपको कि आप इसको सुन करके 2-3 बार सुनिए तो ये आपको याद हो जाए। अब यहां तक बात हो गई। अब देखो इसरो का क्या है कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये विक्रम साराभाई जी थे, इनका एक अंतरिक्ष केंद्र मैंने बताया कि एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसकी स्थापना हो गई थी, ये 1963 में ही उसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन कार्य तो ये 1969 के बाद ही बहुत अच्छे से करने लगा। मैं बताया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसका क्या है कि जितने भी प्रक्षेपण यान हैं, प्रक्षेपण मतलब भेजना, ठीक है, प्रक्षेपित करना उपग्रह को, ठीक है, तो उनके जो भी यान मतलब जानते हो आप, वाहन, जो भी प्रक्षेपण यान है, वो सब कहां से लॉन्च किए जाते हैं? लगभग ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से ही मतलब लॉन्च किए हैं। जैसे SLV हो गया, PSLV हो गया, ASLV हो गया, GSLV हो गया। कौन सा? ASLV, ये पूरे फुल फॉर्म सबको बताएंगे। PSLV, GSLV, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, ये सब के जो यान है, यान मतलब समझते हो ना कि उसमें जो इंजन रहेगा वो जाएगा, यान नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? वीडियो आगे देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो ये ASLV, PSLV और GSLV, ये जितने भी प्रक्षेपण यान हैं, मतलब उपग्रह को ले जाने वाले यान हैं, वो सब कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से ही लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भारत में उपग्रह क्या है, उपग्रह का इतिहास क्या था। मैंने पहले बताया आपको कि 1969 में ये बन तो गया था, ठीक है, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं था कि ये किस तरीके से उपग्रह को डेवलप कर सके। कहीं रसिया से जाकर के मांगे, कहीं किसी से मांगे। अब वैज्ञानिक क्या है कि वैज्ञानिक पूरी जी जान से लगे थे। ठीक है, जैसे अभी एक मूवी आई रॉकेटरी, तो रॉकेटरी मूवी आप देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वैज्ञानिक परेशान थे। उनका खुद का जुनून था। जैसे आपके पढ़ने का जुनून है कि आपके पास, यदि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं है, फिर भी इस मोबाइल के माध्यम से ही, इन क्लासों के माध्यम से ही बहुत अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग, ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और अदर सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि जुनून है इतना। उस समय भी ऐसा क्या था कि जो विक्रम साराभाई थे उनके पास, ठीक है, इतना जुनून था कि कुछ ना कुछ उसमें आगे करना चाहते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र था वो तिरुवनंतपुरम में है। अब इसमें क्या है कि भारत में इनके पास पैसे नहीं थे, तो धीरे धीरे इन्होंने काम करना शुरू किया। काम करते करते क्या हुआ कि एक समिति बनी, और उसके बाद क्या है कि इसके पास पर्टिकुलर पैसे नहीं जाएगा, तो एक आयोग बनाने की कोशिश की कि एक आयोग बना दो अलग से, और इसका बजट भी अलग से कर दिया करेंगे अंतरिक्ष का। तो इसके पास अपना जो सफिशिएंट पैसा एक अलग से इसके लिए निकाल दिया करेंगे कि अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्य करना है वो करेंगे। तो देखो इसका क्या है, 1972 में एक अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कौन सा आयोग? अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? 1972 में। 15 अगस्त 1969 को क्या बना? 69 को इसरो बना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। फिर विक्रम साराभाई केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये पहले बन गया था 1963 में, लेकिन ये एक्शन में तब आया जब इसरो बनने के बाद ही ये सब और ज्यादा एक्शन में आ गए। और अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग, ये केवल 1972, ये उसी के लिए, फंड के लिए है एक हिसाब से, और सही तरीके से मैनेजमेंट हो सके, सही तरीके से कार्य हो सके, तो अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग का भी गठन कर दिया गया। तब 1972 में गठन कर दिया गया। अब क्या है कि ये जब गठन हो गया, वैज्ञानिक तो बिल्कुल ताक में थे कि आप हमें मौका दो, जैसे अभी मध्य प्रदेश के पूरे छात्र ताक में कि आप वैकेंसी निकालो, नौकरी तो हम ले लेंगे। ऐसे वैज्ञानिक बिल्कुल ताक में बैठे थे कि हमें फंड मिले और हमने अपना काम दिखाया। तो सबसे पहले क्या है कि जब ये सब कुछ हो गया तो एक डेट आती है
जो थोड़ा सा अपने यहाँ पर उम्मीदें पैदा करती है, जो डेट है 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। ये 19 अप्रैल 1975 को क्या हुआ कि इन्होंने सैटेलाइट तो बना के रखा, मतलब मशीन एक हिसाब से ऊपर कुछ जांच करे और उसको बस प्रक्षेपित करना था। तो देखो मशीन बनाना तो ठीक है, उसमें पूरी की पूरी लग गए सबके सब, जैसे मशीन बना ली या एक सैटेलाइट जिसको बोल दो वो बना ली। अब उसको प्रक्षेपित करना है तो उसके लिए जो इंजन चाहिए, जो यान चाहिए या जो वाहन चाहिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना था और वो कहीं पर अभी स्टेबल हो नहीं पाया था। तो इन्होंने एक मशीन बनाई या एक सैटेलाइट बनाया या एक उपग्रह बनाया, कुछ भी नाम ले लो। उसका नाम क्या था? पहला उपग्रह आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट करके इन्होंने क्या किया, एक उपग्रह बना लिया और इसको केवल प्रक्षेपित करना था। मतलब सबसे पहले क्या होता, प्रूफ देना पड़ता अपना कि हाँ तुम कुछ मेहनत तो कर रहे हो लेकिन कुछ प्रूफ तो दो, तब जा करके सरकार सोचेगी कि हाँ भाई इस क्षेत्र में कुछ करना है। तो आर्यभट्ट उपग्रह बनाया और रसिया के थ्रू इसको क्या है, लॉन्च किया, लॉन्च हुआ। अब उसके बाद इन्होंने, इसरो ने अपना इनके पास थोड़ा सा पैसा आया और इन्होंने आगे काम किए। अब देखो ये बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए, जैसे आज कहाँ तक पहुंच गए, मंगलयान पे अपन भी सबसे आगे हैं, ठीक है। मंगलयान पे अपने भी उपग्रह पहुंच रहे हैं, चंद्रयान भी अपन ने किया। तो ये पूरी तरीके से अंतरिक्ष में आगे चल रहे हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये तो सब पढ़ रहे हैं कि उपग्रह भेजा, ये भेजा, पूरी कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात होगी कि उपग्रह तो भेजा कृत्रिम उपग्रह, लेकिन भेजा कैसे, ये वहां रुकते कैसे हैं, ये वहां की कक्षाओं में चलते कैसे हैं, ये अचानक इतनी दूर है, मतलब कहां पर ऐसे लटकाते होंगे उसको कि वो उस तरीके से काम करता रहता होगा, अपन को जानकारी देता है। जो जीपीएस प्रणाली है, जो अपन जैसे गूगल मैप से अपन तुरंत देख लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो तुरंत बता भी देता है। ये सब कहाँ है सैटेलाइट, किस तरीके से है, किस तरीके से काम कर रही है सैटेलाइट, इन सब जो क्वेश्चनों के आंसर आपको है ना, ये आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में यही तक मैं आपको बताया, अगले वीडियो में इन सब चीजों के आंसर आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।